हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक नेक्स्ट इन कंटिन्यूशन विद द थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ की एनर्जी डी क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम increase partly the internal energy of the system and the rest is spent in doing work on the surrounding। मतलब जो भी हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, मान लीजिए डी क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। तो ये जो डी क्यू है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है? पार्शली, यानी आधी जो एनर्जी है, ये कुछ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी विल बी utilized in increasing the internal energy of the system and rest is spent in doing the work done on the surrounding। ये जो डी क्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसी भी सिस्टम को जब आप डी क्यू सप्लाई करते हो तो क्या क्या होता है उसके अंदर? फर्स्टली वर्क डन करने में यूज हो जाती है ये एनर्जी कुछ, और बाकी जो बचती है वो क्या करती है, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। सो डी क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द सिस्टम टू गो फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। डी क्यू इंटरनल एनर्जी हमने कहा था पहले भी, जो कि पाथ सिस्टम नहीं है, स्टेट सिस्टम है। इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट एंड डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। अब बात आती है, ये जो लॉ है इसका जो इक्वेशन थी, ये डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस टी यू, ये आपने याद रखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्दर भी हम इसको आगे और मॉडिफाई करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। पर सबसे पहले अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रोसेस दी गई है कोई भी सिस्टम के अंदर, तो उसमें आप क्या क्या कन्वेंशंस यूज करेंगे डिफरेंटली जब आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स, वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द गैस जो होता है उसे हम लोग क्या लेकर के चलते हैं? पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। और वर्क डन ऑन द गैस जो सा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव साइन लेकर के चलेंगे हम लोग, दैट इज कंप्रेशन ऑफ गैस। तो आपने हमेशा देखना कि जो हमें मिल रहा है, जैसे वर्क डन बाय द गैस जो काम कर रही है, हमें जो काम करके दे रही है वो, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो हमें खुद करना पड़ रहा है काम है ना, उसे हम लोग क्या करके चलेंगे? नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। और सेकंड क्या है? व्हेन हीट सप्लाई टू द सिस्टम, डी क्यू इज टेकन एज नेगेटिव। जो चीज आपको देनी पड़ी, अगर हीट हमें सप्लाई करनी पड़ रही है तो हम उसको क्या लेकर के चलेंगे? नेगेटिव लेके चलेंगे डी क्यू को। लेकिन अगर हमें सिस्टम से हीट मिल रही है तो ये जो डी क्यू की वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज, इट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी। डी क्यू उसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर क्या है कि आपकी टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो डी यू होगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस लॉ, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ इज अप्लाइज इक्वली टू ऑल द थ्री फेजेस ऑफ द मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तीनों पे ये जो लॉ है वो वैलिड है। जस्ट एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जैसे आपका जो जीरोथ लॉ था, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या करता था? टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते थे। हमने कहा था कि इफ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक, तो ये तो जो आपका जीरोथ लॉ था उसने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? टेम्परेचर का। और ये क्या करता है? इंट्रोड्यूस इंटरनल एनर्जी को। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी लर्न दैट इट इज पॉसिबल टू गेट वर्क फ्रॉम एनी मशीन विदाउट गिविंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मशीन। देखिए, तो हमने फर्स्ट लॉ में हमने ये भी देखा कि आप किसी भी अगर वर्क ड्रॉ करना चाहते हैं किसी भी मशीन से, तो आपको उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो क्या हो सके? वर्क में कन्वर्ट हो। और हमने ये भी देखा कि पूरी की पूरी हीट जो सी है वो यूटिलाइज नहीं होती, कुछ हमारी जरूर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में भी यूटिलाइज होती है। According to first law, internal energy of the system can be increased either by supplying heat और by doing work on the system और both। ये हमने पहले भी किया है। लास्ट जो मेरे वीडियोस थी, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं, जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक चेंज, ये सब। तो वहाँ हमने इंटरनल एनर्जी को बड़े डिटेल में स्टडी किया था और बताया था कि इंटरनल एनर्जी अगर किसी भी सिस्टम की या तो टेम्परेचर बढ़े तब बढ़ती है, या आप उसको खुद भी बढ़ा सकते हो बाय ईदर बाय इंक्रीजिंग द temperature or by doing some sort of work due to which the energy of the system will increase। ठीक, तो ये आपका पॉइंट आप वहां जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस।
फर्स्ट लॉ देखिए, अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उस केस के अंदर जो आपका ये रिलेशन है, ये तो आपको याद रखना ही है, जो कि फर्स्ट लॉ से आया, दैट इज टी क्यू, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टू वे, फर्स्ट in changing or increasing the internal energy of the system, that is du, plus dw in doing some work on the system। ठीक, नाउ u क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है, तो आपका जो du है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है वो कहाँ जाएगी, इज इक्वल्स टू द नेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हम कह सकते हैं कि हीट सप्लाइड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज यूज्ड एंटायरली टू डू द वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, वो क्या करती है, वो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेकर के आती, बल्कि सारा का सारा जो काम वर्क है, सॉरी एनर्जी है, वो कहाँ जाती है, एक्सटर्नल सराउंडिंग में वर्क डन करने, वर्क के अगेंस्ट वो यूटिलाइज हो जाती है। हीट पूरी की पूरी वर्क में ही कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज में हमें पता था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट या गैस हीट एक्सचेंज है वो नहीं होता। ठीक, तो उस केस में आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बस हीट जो सी है उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो जैसे कि यहाँ भी कहा गया है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एनर्जी एंटर और लीव द सिस्टम एज इट इज वेल इंसुलेटेड। तो जिसकी वजह से जो डी क्यू है वो क्या होता है, जीरो होता है। और हमें पता है कि डी क्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मैं डी क्यू को जीरो कर दूं, यहाँ जीरो पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। उसमें ये डी यू को आप सेपरेट करें तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है कि व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, तो dw is positive, therefore du must be negative, that is internal energy of the system would decrease and gas will be cooled। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होगी। अब आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है। जब आपने पी डीवी, वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पी डीवी होता है, यानी डीवी जीरो हो गया अगर आपका, तो वर्क डन पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी हम जो पी डीवी एक्सप्रेशन है ये भी हम पहले निकाल चुके हैं लास्ट वीडियोज में। तो आप इस वीडियो या इस टॉपिक को करने से पहले लास्ट वीडियो ज़रूर आप विजिट करें, और मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। उसमें अगर मेरा जो डी डब्ल्यू है वो जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, तो जितनी भी हीट आपने सप्लाई की है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वो कहाँ जाती है, इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ऐसा कब होता है, व्हेन द सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी जो प्रोसेस है आइसोबारिक। इसमें क्या होता है, आपका प्रेशर चेंज नहीं होता, वी केप्ट द प्रेशर एट कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट टिल द होल ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका आइसोबोरिक प्रोसेस, बारिक सॉरी प्रोसेस का एग्जाम्पल है। देखिए, अगर हम क्या लेते हैं, वी आई मैंने कोई इनिशियल वॉल्यूम लिया लिक्विड का, और वी एफ क्या लिया, फाइनल वॉल्यूम लिया, और पी क्या है, इट इज द कांस्टेंट प्रेशर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, पी डी वी होगा। लेकिन आइसोबारिक है, चेंज इन वॉल्यूम तो हो रहा है, वो कितना है, वी एफ, वी फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट विल गिव यू द चेंज इन वॉल्यूम। If m is the mass of the liquid and L is the latent heat of vaporization of the liquid, then heat supplied for converting the entire liquid into vapor। ये हम बॉइलिंग का ही एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। तो उसके अंदर जो डी क्यू की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, मास इंटू लेटेंट हीट होती है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि उसमें लेटेंट हीट ही इन्वॉल्व होती है जब किसी भी मटेरियल को हम एक फॉर्म से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ भी बॉइलिंग के अंदर भी आपकी लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व होगी। फ्रॉम फर्स्ट लॉ जो हमारा है इक्वेशन वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू सेम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू अगर मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ तो वो क्या आएगी, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। आपको पता है डी क्यू क्या होता है इन केस ऑफ दिस बॉइलिंग, वो क्या होगा, एम इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट, माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, पी चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब आती है साइक्लिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर एनी नंबर ऑफ चेंजेस एज डी यू इज अ स्टेट फंक्शन। जैसे कि आपको साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस जो रिपीट कर रही है,
या ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही कोइंसाइड हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रोसेस घूम करके फिर दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पर कोइंसाइड करती है आकर के। तो इस केस में हमें पता है कि जो डी यू है हमारा वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट ही कोइंसाइड कर रहे हैं, उनमें उनमें डिफरेंस ही नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ वापस यहीं आ गया, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यही हमारा क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। तो उस केस के अंदर जो आपका डी यू जो कि स्टेट वो क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन था, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका जितना भी डी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू के बराबर होगा। सो नेट वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू द हीट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेल्टिंग प्रोसेस। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। इसमें भी आपको बताया था कि जब भी आपकी स्टेट चेंज हो रही है मैटर की, तो उसमें कौन सी हीट इन्वॉल्व होती है, लेटेंट हीट, जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू लेटेंट हीट से, ये उसका फॉर्मूला। और जब सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो बहुत स्मॉल आता है, निग्लिजिबल। तो उस केस के हम जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, हमारा पीडीवी से जीरो हो जाएगा। वही हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, अगर हम उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, डी क्यू की जगह हमारा मास इंटू लेटेंट हीट, डी यू की जगह डी यू एज सच, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जीरो है, तो इसीलिए वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट। एंड दिस इज फॉर द मेल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो इसी सीरीज में हमारी प्रोसेस है वो क्या है, बॉइलिंग प्रोसेस। इन बॉइलिंग लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब बॉइलिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका लिक्विड जो सा है वो वेपर्स में चेंज होता है बाय कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर मैं एम लेती हूँ मास ऑफ द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, एंड V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, P इज द प्रेशर एट बॉइलिंग विच बॉइलिंग अकर्स, एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द सेम लिक्विड इन द वेपर फेज। तो इसमें जो L होगा वो क्या होगा, लिटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन अगर हम निकालें तो वो कितना होगा, P dV, और dV को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1। हीट एब्सॉर्ब्ड क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू एम इन टू एल, वही लेटेंट हीट, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो अगर जो हमने वैल्यूज निकाली हैं डी डब्ल्यू की, डी क्यू की, उसे हम दोबारा उसके फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल करके आती हैं वो कुछ ये आती हैं, एम एल इक्वल्स टू पी वी टू माइनस वी वन प्लस डी यू। ऑन रीअरेंजिंग वी हैव दिस वैल्यू ऑफ डी यू विच इज द इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम देखें, डी यू इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन द बॉइलिंग प्रोसेस। सो दिस विल गिव यू द चेंज और इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी इन द बॉइलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है, फ्री एक्सपेंशन। इन फ्री एक्सपेंशन नो ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड नो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। हम एडियाबैटिक के अंदर क्या कहते होते थे कि हमारा डी क्यू जीरो है, क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो जो चेंज इन हीट है वो जीरो है। लेकिन फ्री एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें डी क्यू भी जीरो होता है, उसके साथ साथ डी डब्ल्यू भी जीरो होता है। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर हम ये दोनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं अपने इक्वेशन के अंदर फर्स्ट लॉ की, तो मेरे पास फाइनली क्या आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डी यू भी क्या आता है, जीरो आता है। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। तो ये वन बाय वन हमने सभी क्या किए, बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ हमने डिफरेंट जो प्रोसेसेस थी उन्हें एक्सप्लेन किया, डिफरेंट चेंजेस उसमें कैसे आते हैं, कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स वेरी करते हैं। तो अब हम फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द चेंज अकर्स। ये हमें चेंज तो बता रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है उसका, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता। जैसे कि व्हेन अ बुलेट स्ट्राइक्स अ टारगेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट हीट एनर्जी dwelt इन द टारगेट कैन नॉट कन्वर्ट इट बैक इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो अगर हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि इसमें जो बुलेट की एनर्जी है वो कुछ वर्क तो कर रही है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट हीट में प्रोड्यूस हुई, लेकिन जब वो टारगेट को उसने हिट किया तो वो जो हीट है वो दोबारा वर्क के अंदर हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो ये क्लियर नहीं बताता। फर्स्ट लॉ गिव्स अस नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज।
कि कितनी जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी, इसके बारे में भी वो नहीं बताता है। ठीक। और थर्ड क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस नो आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ हीट, वेदर इट इज हॉट या कोल्ड बॉडी। सोर्स ऑफ हीट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं देता, ये भी इसकी मेजर ड्रॉबैक है। ये थी हमारी, हमने पहले फर्स्ट लॉ स्टडी किया, क्या था, क्या इक्वेशन वो देता है, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एंड फाइनली द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ. So this is all about the first law of thermodynamics. So hope you like the video, and hope you understood the concept well. So if you like the video, don't forget to press the like button and do subscribe my channel for further videos. Thank you so much.